नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल EPS 95 गाइड पर। आज हम उस ऐतिहासिक खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों EPS पेंशन धारकों की उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। यह वह खबर है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से, कई सालों से हर उस व्यक्ति को था जिसने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल देश की सेवा में समर्पित कर दिए और बदले में एक सम्मानजनक विलेस वृद्धावस्था की कामना की। आखिरकार वह निर्णायक घड़ी आ ही गई है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगें सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गूंज रही थी, उन मांगों पर अंतिम मुहर लग गई है। जी हां, आपने सही सुना। पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यह बढ़ोतरी एक समान नहीं है। यह हर किसी के लिए अलग अलग होगी और इसे समझना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। सरकार और EPFO ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है जिसमें पेंशन भोगियों को उनके योगदान और उनकी सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वह युगांतकारी फैसला जिसकी नींव जस्टिस UAU ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 3 सदस्य पीठ ने रखी थी। इस पीठ ने न सिर्फ पेंशन भोगियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी है। तो आखिर क्या है वह फैसला? क्या आपकी पेंशन वाकई आरसा तनपाइस हो गई है? और वह कौन सी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर आपकी नई पेंशन की गणना की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी विश्लेषण में मिलेंगे। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि यह आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे आगे पीछे करके देखने की गलती न करें, क्योंकि एक भी जानकारी छूटने का मतलब हो सकता है कि आप अपने हक की सही गणना करने से वंचित रह जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, न्याय की जीत। आइए सबसे पहले उस कानूनी लड़ाई की गहराइयों को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। यह कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि सालों के संघर्ष, याचिकाओं और अदालती बहसों का नतीजा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले ने RS 15,000 की वेतन सीमा, जो आपकी पेंशन गणना को सीमित करती थी, को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह 67 अलग अलग याचिकाओं का परिणाम था जिन्होंने मिलकर EPFO की नीतियों को चुनौती दी थी। लेकिन उस फैसले के बाद भी भ्रम की स्थिति बनी रही। EPFO ने कई सर्कुलर जारी किए जिससे पेंशन भोगियों के बीच यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कैसे और कब मिलेगा। इसी भ्रम और देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिकाओं का अंबार लग गया। धीरे धीरे करते हुए लगभग 40 नई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत के समक्ष दायर की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछला फैसला भी 3 जजों की एक पीठ ने सुनाया था, इसलिए इन नई 40 याचिकाओं की सुनवाई के लिए भी 3 न्यायाधीशों की एक नई पीठ का गठन करना अनिवार्य है। इसी आदेश के तहत जस्टिस U ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धोलिया की एक शक्तिशाली पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने मामले को अभूतपूर्व गंभीरता से लिया। लगातार 7 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली, जिसमें पेंशन अभोगियों, सरकार और EPFO तीनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। 7 दिनों की गहन सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद अब सामने लाया गया है। इस नए फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। कोई कर्मचारी साल 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या 2014 के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन लाभों में भेदभाव करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस भेदभावपूर्ण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को एक कड़ी हिदायत दी है और एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द एक समान और सम्मानजनक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हालांकि सरकार इस नोटिस पर कब तक कार्यवाही करेगी और नई व्यवस्था कब से पूरी तरह लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों पेंशन भोगियों के पक्ष में एक मजबूत और स्पष्ट जनादेश दे दिया है। आपकी नई पेंशन का खाका किसे कितनी मिलेगी पेंशन? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर पेंशन भोगी जानना चाहता है। आखिर मेरी जेब में, मेरे बैंक खाते में कितनी पेंशन आएगी? जैसा कि हमने बताया, आपकी पेंशन को आपके योगदान के वर्षों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक एक करके इन श्रेणियों को समझते हैं। पहली श्रेणी 10 वर्ष या उससे कम की सेवा। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना पसेस के तहत 10 साल या उससे कुछ कम अवधि के लिए अपना योगदान दिया है। यह वह श्रेणी है जिसमें पेंशन भोगियों की संख्या काफी बड़ी है। मौजूदा RS 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर की गई गणना के अनुसार अगर आपने 10 साल तक का योगदान दिया है तो आपको औसत रूप से RSO 143 और N4C की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यह न्यूनतम पेंशन स्लैब है जो उन लोगों के लिए है जिनकी सेवा अवधि सबसे कम रही है। यह मौजूदा व्यवस्था में एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुधार है। दूसरी श्रेणी 15 से 25 वर्ष की सेवा। अब हम उस वर्ग की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 15 से 25 साल के बीच नौकरी में बिताया है और लगातार ईपीएस में योगदान दिया है। इस श्रेणी के लिए पेंशन की गणना एक स्पेक्ट्रम में की गई है। यदि आपकी पेंशन योग्य सेवा ठीक 15 वर्ष है तो आपको RS2C15RC 215 की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आपने 20 वर्षों तक योगदान दिया है तो आपकी पेंशन बढ़कर RS80D RS80CS 14 हो जाएगी और अगर आपने 25 वर्षों की लंबी सेवा पूरी की है तो आपकी मासिक पेंशन RS776 RS 596 होगी। इसे और सरल भाषा में समझे तो इस श्रेणी के लिए एक औसत पेंशन लगभग R4 और R 500 के आसपास बनती है, बशर्ते आपने 20 साल की सेवा पूरी की हो और आपका योगदान RSS 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर काटा गया हो। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अभी बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। तीसरी श्रेणी 30 से 35 वर्ष की लंबी सेवा और छात्रवासों का सपना। अब बात करते हैं उस मांग की जो ईपीएस पटाव आंदोलन का मुख्य नारा रही है। आर्यशाली 500 साल 500 प्लस महंगाई भत्ता DA। क्या यह मांग पूरी हुई है? इसका जवाब है हाँ, यह मांग पूरी हुई है, लेकिन यह लाभ सार्वभौमिक नहीं है। यह लाभ उन समर्पित कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की है। जिन पेंशन भोगियों ने 30 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है उनकी पेंशन को बढ़ाकर लगभग आर्जेजियो सीलासा दियाजियारा के करीब कर दिया गया है और वह पेंशन भोगी जिन्होंने 35 साल या उससे अधिक की मैराथन सेवा पूरी की है वे ही उस प्रतिष्ठित आंकड़े को छू पाएंगे। जी हाँ, 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को R75 और 4,500 की मूल पेंशन के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि R7500 प्लस DA का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। यह एक पुरस्कार है, एक सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक ही व्यवस्था के तहत योगदान करते हुए बिताई है। सरकार और EPFO के सर्कुलर में इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है। चौथी और अंतिम श्रेणी हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए बोंझा और अंत में हम उस श्रेणी की बात करते हैं जो पेंशन प्रणाली में एक वास्तविक क्रांति लाने वाली है।